हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, द फॉरेन फंडिंग लॉ हुज प्रोविजंस सीपीआर एलिजिडली वायलेटेड। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर साथ में आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से GS2 में एक टॉपिक है जिसका नाम NGOs है। अब देखिए NGOs, प्रेशर ग्रुप्स, ये कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं GS2 में जो आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स हो सकते हैं, पर इस पे कुछ बहुत ही फैंटास्टिक मटेरियल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बहुत क्लीशे प्रोविजंस हैं जो आपको हर मटेरियल में मिल जाएंगे, डेमोक्रेटाइजेशन, आर्टिकल 19, दिस दैट। लेकिन क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट भी आ सकता है कि रिसेंटली कुछ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट पे एप्रीहेंशंस देख रहे हैं NGOs के प्रति, तो क्या एप्रीहेंशंस है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके खिलाफ डील कैसे कर रही है। ठीक है, तो उसी का एक एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अभी रिसेंटली सेंटर ने सस्पेंड कर दिया है FCRA लाइसेंस, किसका, एक थिंक टैंक का जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। FCRA आप जानते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो हमें डिस्कस भी करना है यहाँ पे। तो देखिए जस्ट 5 महीने पहले क्या हुआ था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वेस कंडक्ट किए थे ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द CPR। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्योंकि BBC के प्रीमाइसेस पे भी रिसेंटली यही हुआ था, सर्वेज। तो देखिए सर्वेज और सर्च में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे और सर्च में कुछ डिफरेंस होता है। सर्च का मतलब रेड होता है, ओके, तो इसीलिए रेड और सर्वेज में कुछ डिफरेंस है। इन इफेक्ट सर्वेज का मतलब है कि टाइमिंग्स, जो आपके ऑफिस की टाइमिंग्स है ना, उसी टाइम में जो भी पूछताछ होगी वो होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में भी अकाउंट्स चेक किए जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन जो सर्च है यानी कि रेड है, वो आपके ऑफिस टाइमिंग्स के बाद भी हो सकती है। मे बी उस दिन आपका ऑफिस खुलता भी ना हो, उस दिन हो सकती है, संडे को भी हो सकती है, ठीक है। और आपसे पूछताछ के साथ साथ और भी जितने डॉक्यूमेंटेशन है वो भी प्रेजेंट करने के लिए मांगा जा सकता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो जो सर्वे है, आप कह सकते हैं इट्स वेरी एमिकेबल, बहुत ही नाइसली ही कंडक्ट किया जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं दी जाती वहां पे प्रेमाइसिस पे प्रेजेंट एम्प्लॉयज को या मैनेजर्स को। लेकिन सर्च के केस में या रेड के केस में इट्स अ लिटिल हेरासिंग। ओके, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ओके, तो यहाँ पे सर्वेज ही कंडक्ट हुए थे 5 महीने पहले। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया है कि देखिए लाइसेंस इसलिए सस्पेंड किया है क्योंकि हमारे पास ऐसे इनपुट्स आए हैं कि इन्होंने फंडिंग नॉर्म्स को वायलेट किया है जो एक्ट में लिखे हैं। लेकिन CPR ने एक स्टेटमेंट दर्ज की है कि देखिए हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तो क्या है FCRA? अब देखिए FCRA को एनेक्ट किया गया था इमरजेंसी के दौरान 1976 में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कभी कभी प्रीलिम्स में बहुत डायरेक्टली ही पूछ लेते हैं कि किस पर्टिकुलर सरकार के तहत, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय जब इमरजेंसी आई थी तभी इस पर्टिकुलर एक्ट को एनेक्ट किया गया था। ठीक है, तो क्यों एनेक्ट किया गया था, कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था, कुछ एप्रीहेंशन थी कि फॉरेन पावर्स जो हैं वो इंडिया के अफेयर्स में अपनी मनी को पंप करके उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, थ्रू वेरियस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसलिए लॉ लाया गया ये, जिसने क्या करना था, रेगुलेट करना था फॉरेन डोनेशंस को टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस, ताकि ये फंक्शन करे जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की खुद की वैल्यूज हैं उसके मुताबिक। ठीक है, तो इसको देखिए FCRA को फिर अमेंड भी किया गया UPA सरकार के रिजीम के अंडर ही 2010 में, ताकि इस लॉ को कंसोलिडेट किया जा सके ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स, के फॉरेन फंड्स बेसिकली जो आ रहे हैं उनको किन किन पर्पसेस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और प्रोहिबिट करने के लिए भी 2010 में ये अमेंडमेंट हुई थी, प्रोहिबिट देयर यूज फॉर एनी एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी एक्टिविटी के लिए इसे जब डिप्लॉय किया जा रहा है और वो एक्टिविटी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है तो भी उसको भी प्रोहिबिट करना, 2010 की जजमेंट ने ये काम किया था, अमेंडमेंट ने। द लॉ वॉज अमेंडेड अगेन, फिर एक और बार अमेंडमेंट हमने देखी, ये तो आप बहुत रीसेंट अमेंडमेंट है, जानते भी होंगे, 2020 में। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट को काफी टाइटर कंट्रोल और स्क्रूटनी मिल गई, ठीक है, ऑन द रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स बाय द NGOs। तो देखिए ये सब कुछ जो आपको हमने अभी तक सुना पढ़ा वो तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो लिखा है, ब्रॉडली FCRA हर एक इंसान को यानी कि इंडिविजुअल को या NGO को, अगर आप
चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप एनजीओ हैं, आप फॉरेन डोनेशन चाहते हैं तो आपको कुछ 4 चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। यू शुड बी कंप्लायंट ऑन लाइक 4 पार्ट्स। यहाँ पे जैसे लिखा है, ओके, एज इट इज रिटन। नंबर 1, रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। पहली बात तो आप खुद को रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है। आपका FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, आपको एक बैंक अकाउंट खोलना है। अगर आप फॉरेन डोनेशंस, फॉरेन फंड्स को रिसीव करना चाहते हैं तो आप बैंक अकाउंट खोलिए SBI दिल्ली, ठीक है। तीसरा, अगर आप जिन पर्पसेस के लिए आप हमें बता रहे हैं कि आप ये फंड्स रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं पर्पसेस के लिए इन्हें यूज भी करें, ओके। और साथ ही में उन पर्पसेस के लिए यूज करते करते एक चीज यहाँ पे जो लिखी है वो ये है कि वो जिस पर्पस के लिए आपने कहा है वो पर्पस भी इस एक्ट में लिखा होना चाहिए। उसी मतलब एक एक्ट में ऑफ कोर्स लिखा हुआ है किन किन पर्पसेस के लिए फॉरेन डोनेशंस ली जा सकती हैं, रिसीव की जा सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाहर ही आप किसी चीज के लिए फॉरेन डोनेशन भी नहीं ले सकते। सो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न्स एंड दे मस्ट नॉट ट्रांसफर द फंड्स टू अनदर NGO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आपको एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करनी है अगर आप फॉरेन डोनेशन सीख करते हैं, रिसीव करते हैं, और साथ ही में जो फंड्स आप रिसीव करते हैं किसी और NGO को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ओके। अब FCRA रजिस्ट्रेशन हमने देख ली कि ग्रांट की जाती है, पर कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस। तो अगर देखिए आप वो NGO हैं जो रिसीव करना चाहते हैं फॉरेन फंड्स को, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है ना, तो आप उसके फॉर्मेट के तहत ही खुद को अप्लाई कीजिए, ओके। और साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे ऑनलाइन वो भी आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। FCRA registrations are granted to individuals or associations that have definite, तो वही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पर्पसेस लिखे हुए हैं एक्ट में वो ये हैं कि आप कल्चरल, इकोनॉमिक, एडुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम्स के लिए अगर काम करते हैं तभी आप इस तरह का फॉरेन फंड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नहीं लिखा, ये याद रखिएगा। कल्चरल है, इकोनॉमिक है, एडुकेशनल है, रिलीजियस है, सोशल प्रोग्राम्स है, ओके। फॉलोइंग द एप्लीकेशन बाय द NGO। अब देखिए ऑफ कोर्स ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। साथ ही में अब कुछ भी हो सकता है, अगर आप फंड से रिलेटेड कुछ दिक्कत कर रहे हैं, मे बी आप रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे, मे बी आप अपने फंड्स किसी और NGO को ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे अनोमली आ सकती है। पर साथ ही में एक और ट्रेंड जो अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कंट्री में, वो ये है कि NGO जो रिलीजियसली रिलीजियस पर्पज के लिए फॉर्म किए गए हैं, तो बहुत सारी ऐसी मिशनरीज का हमने रिसेंटली देखा था कि लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि ऐसा पता चला था कि रिलीजियस कन्वर्जन में वो काफी इन्वॉल्व थे। तो ये सारी चीजें भी हम रिसेंट ट्रेंड्स देख रहे हैं। फॉलोइंग द एप्लीकेशन, अब देखिए एप्लीकेशन तो हमने फाइल कर दी, लेकिन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो MHA है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो इंक्वायरी करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से, ठीक है, कि क्या है भाई ये एप्लीकेंट, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि ये NGO जो है उसने कभी बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के सरकार के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला हुआ, और भी बहुत सारे क्या किस तरह की एक्टिविटीज, रिलीजियस कन्वर्जन, ये बहुत सारी चीजें इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना रिसर्च करके बताते हैं MHA को, ठीक है। तो इसके बाद जब इनपुट दे दिया जाता है MHA को, फिर एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है। तो अभी रीसेंट ट्रेंड्स में पहली बात तो आप ये FCRA वाला ये जो रीसेंट ट्रेंड उभर रहा है ये लिखेंगे। फिर उसके बाद जो अभी मैंने आपको बताया रिलीजियस कन्वर्जन वाला, आप वो लिखेंगे। साथ ही में आप ये भी लिख सकते हैं कि ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट, कहीं जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये चीज बोली थी, एक्सप्रेस की थी कि कहीं NGOs के डिस्गाइज में काफी इंटेलेक्चुअल लोग व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे वांट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सम लेफ्टिस्ट एजेंडाज, एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेफ्ट एज अ गुड आइडियोलॉजी। अगर हम बिल्कुल ये देखें इक्वालिटी ही देखें सिर्फ लेफ्ट में तो अच्छा है, पर वो जो ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट वाली चीज आ जाती है यहाँ पे, तो वो बेसिकली इज नॉट गुड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, ठीक है। तो वो भी आप रीसेंट ट्रेंड्स में लिख सकते हैं। MHA इज रिक्वायर्ड। तो अब देखिए अगेन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि MHA को यानी कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री को क्या करना है, 90 दिन के अंदर अंदर या तो अप्रूव कर दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए एप्लीकेशन। ये 90 डेज आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर बाय चांस आप 90 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस ही नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप डीले कर सकते हैं, पर डीले करने का रीजन बता दीजिए NGO को। यू विल हैव टू इन्फॉर्म द NGO ऑफ द रीजंस फॉर इट कि क्यों आपकी एप्लीकेशन 90 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस नहीं हो पाई। अब देखिए यहाँ पे हमें वाई सरपंचेस आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट टेंडर्स इन हरियाणा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो इट्स एक्सप्लेन्ड पॉलिटिक्स, पर आपके लिए GS4 के परस्पेक्टिव से करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी,
बहुत सारे इस तरह, और साथ ही में आपके जो GS2 में पंचायती राज सिस्टम है उससे रिलेटेड भी ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सर्व कर सकता है। देखिए कहीं चीज़ें यहाँ लिखी हैं, कहीं चीज़ें नहीं लिखी इस केस से रिलेटेड, जो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट आर सरपंचेस सेइंग, है ना, वो क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, कुछ चीज़ें, ताकि आप अपना व्यू पॉइंट फॉर्म कर सकें। वो ऑफकोर्स आप पे निर्भर करता है कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे, ठीक है। आई वुड डू माई जॉब, आई वुड गिव माई इन्फॉर्मेशन। सरपंचेस ऑफ सम विलेजेस, अब देखिए कहीं विलेजेस के जो सरपंचेस हैं हरियाणा में, तो ऑफ कोर्स उन्होंने घेरो करना था चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस को, पर यहाँ पे पुलिस के द्वारा हम लाठी चार्ज देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज, दे वर हेल्ड बैक बाय द पुलिस विच रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज। द सरपंचेस हैव बीन प्रोटेस्टिंग, तो पिछले 2 महीने से सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ई टेंडरिंग। ओके, ई टेंडरिंग फॉर डेवलपमेंट वर्क्स इन रूरल एरियाज। देखिए अब यहाँ पे ये शब्द जो है ना, टेंडर, हम बहुत बार सुनते हैं। ओके, तो पहली बात तो टेंडरिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन जो किसी गुड्स या सर्विसेज की नीड में है, इनवाइट करता है बाकी पार्टीज को कि देखिए या आप बिड करिए या अपना प्रपोजल बताइए कि आप ये गुड्स और सर्विसेज कैसे, कितने रुपए में, किस तरह से, कितने टाइम में मुझे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम टेंडरिंग कहते हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इनविटेशन। ओके, तो जो इनविटेशन इस तरह का इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाएगा, है ना, उसे ई टेंडरिंग कह देंगे। बस इतनी सी यहाँ पे डिफरेंस है टेंडरिंग और ई टेंडरिंग के बीच में। तो एक कोई ई टेंडरिंग पॉलिसी आई है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड हरियाणा में, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रही हैं। वाई वॉज द सिस्टम ब्रॉट इन? तो देखिए हरियाणा सरकार का ये कहना है कि हमने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है ई टेंडरिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फास्टर एग्जीक्यूशन को ला सकें, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप बेसिकली पढ़ते हैं हमने GS4 में। तो न्यू सिस्टम के तहत क्या होगा, जैसे मार्च 2022 में, अब आप सोचेंगे 1 साल पहले आ चुका है ये, मार्च 2023 में हम हैं, तो फिर प्रोटेस्ट अब क्यों हो रही है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आगे क्यों हो रही है। तो देखिए 2022 के मार्च में क्या हुआ था, ये न्यू सिस्टम को लाया गया था। तो इसके तहत क्या होगा, जो विलेज पंचायत है, दे कैन कैरी आउट वर्क्स अप टू ₹2 लाख ऑन देयर ओन। 2 लाख से ऊपर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ई टेंडरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इससे ऊपर वैल्यू के। तो इससे पहले लिमिट क्या थी, 20 लाख लिमिट थी। तो 20 लाख तक के जो काम थे वो आप खुद से कर सकते थे, उसके बाद आपको टेंडर्स फाइल करने पड़ते थे। अब देखिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे सरपंच जो हैं बहुत सारे, उनका ये कहना है कि पहली बात तो पंचायती राज सिस्टम के खिलाफ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमें डिसएम्पावर कर रहे हैं। ओके, आप हमें डिसएम्पावर कर रहे हैं कि और साथ ही में देखिए क्या है ना, एक अगर मैं इसकी ब्रॉडर कॉनोटेशन देखें, जो सरपंच का कहना है बहुत सारे, वो ये है कि जब हम खुद से प्रोजेक्ट पूरा करवाते हैं ऑन आर ओन, तो हम लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हम जो लेबर वहां पे लगेगी इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोकल होती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सबका वेलफेयर इंश्योर होता है, ठीक है। और ये कर देने से आप क्या कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, सरकार का ये कहना है, तो इसका मतलब क्या है कि आप सरपंच पे उंगली उठा रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे उंगली उठा रहे हैं। ये हमारी डिग्निटी की लड़ाई है, क्योंकि ये कह देने का मतलब तो यही है ना कि आपको अब अभी तक ये लगता है कि हम डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है। तो एक लड़ाई ये भी है। साथ ही में एक और, अगर हमने यहाँ पे डायमेंशन देखने की कोशिश करें, तो उनका ये कहना है जो कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि वैलिडिफाइड भी है, बट स्टिल द पॉलिसी, इट इज योर ओपिनियन, आप क्या सोचना चाहते हैं। तो उनका ये कहना है कि आप एक मॉनिटरिंग कमेटी बिठा सकते थे, आप कुछ ओवरसाइट कमेटी बिठा देते, अगर आपको लगता है करप्शन को, ऑफकोर्स करप्शन को तो कर्ब करना ही चाहिए, दैट इज अ गुड थिंग, पर सीधा आपने 2 लाख कर दिया 20 लाख से एब्रप्टली। और फिर साथ ही में एक और जो डायमेंशन है इस पर्टिकुलर केस का और स्ट्रगल का, वो ये है कि इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सरपंच और पंचायत से कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया, कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुई है। अगर आप उन्हीं के लिए कुछ लेके आने हैं, उनका कहना है, तो आपने हमसे कंसल्ट क्यों नहीं किया। आप देखिए ये बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ उभर के आती है। अब आप ये रिसेंट केस देख रहे हैं, आपने फार्म लॉज के केस में देखा था, जो एक चीज़ आपको कॉमन चीज़ों में दिखेगी कि हमसे कंसल्ट क्यों नहीं किया गया जब हमारे लिए ही कुछ आ रहा है, तो ठीक है ये चीज़। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस रिसेंटली आप देख रहे हैं कि वाई वर वी नॉट कंसल्टेड बिकॉज वी आर द मेन स्टेक होल्डर्स हियर। ओके, अब यहाँ देखते हैं वाई आर सरपंचेस अपोजिंग दिस। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये 1 साल पहले आया था, राइट, ये सिस्टम।
तो और ऑपोजिशन 2 महीने पहले ही क्यों शुरू हुई? क्योंकि सरपंचेस के इलेक्शन हुए हैं नवंबर 2022 में, काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद, क्योंकि पैंडेमिक आ गया था बीच में और फिर बहुत सारी दिक्कतों के बाद फाइनली नवंबर 2022 में। तो इसलिए जो अब नए सरपंचेस आए हैं, न्यूली इलेक्टेड सरपंचेस, दे से कि जो ई टेंडर मूव है, इट इज एम्ड एट टेकिंग अवे द पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट सेटअप? देखिए, सरकार ने ये कहा है कि जो ई टेंडरिंग इनिशिएटिव है वो हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है टूवर्ड्स करप्शन, उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे द ड्यूटी ऑफ, और साथ ही में इन्होंने कहा है कि पंचायत की तो बस इतनी ही ड्यूटी है ना कि वो स्मूथ एग्जीक्यूशन करे वर्क्स का, इससे ज़्यादा तो उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। एम्पावर डिसएम्पावरमेंट का तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो चाहे वो ई टेंडर से हो, चाहे वो ऐसे हो, आप खुद से करवा रहे हो, आपका काम केवल स्मूथ एग्जीक्यूशन है, इससे ज़्यादा तो कोई काम है नहीं, इनका कहना है। ठीक है, तो टाइमली फंड्स प्रोवाइड करना, दैट इज आवर जॉब। सो दिस स्ट्रगल शुडंट राइज एट द फर्स्ट हैंड, इनका ये कहना है। अब देखिए, ये एडिटोरियल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड रेकमेंड, ये इतना अच्छा एडिटोरियल है कि अगर आपसे कुछ अर्थक्वेक्स पे क्वेश्चन आ जाता है, जो आएगा ही, और आपको नहीं पता किस तरह का क्वेश्चन आए, मे बी फुल फ्लेज्ड एक GS3 में क्वेश्चन आए कि अर्बनाइजेशन और अर्थक्वेक्स को क्लब करके कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन lies at the root of disastrous earthquakes like Turkey, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मे बी करप्शन इज एट द रूट्स ऑफ दिस, बहुत सारी ऐसी तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं। और ये एडिटोरियल इज अ फैंटास्टिक मटेरियल फॉर यू। अगर आप ये सिर्फ यही एडिटोरियल पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ओके, तो लेट्स जस्ट रीड इट। The destruction caused by earthquakes in Turkey should be alarming for us. Of course, India should be alarmed. Why? क्योंकि यहाँ पे देखिए, हमने पिछले 3 हफ्तों में बहुत सारे ट्रेमर्स देखे हैं, मेघालय में, जोशीमठ में, उत्तराखंड की और बहुत सारी रीजन्स में। ठीक है, और साथ ही में आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स हम अर्थक्वेक्स पे डिस्कस कर चुके हैं, बट दिस इज बाय फार द बेस्ट वन। तो जैसा कि हमने पिछले एक एडिटोरियल में भी देखा था, जियोलॉजिस्ट ने ये बिल्कुल, आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कहा हुआ है कि हिमालयन स्टेट में एक मैसिव अर्थक्वेक ड्यू है। ठीक है, तो ये चीज, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें एक सीरियस अटेंशन देने की जरूरत है। कुछ ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन February 16 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ कुछ बातें कही हैं जो हमारी अटेंशन को डिजर्व करती हैं। क्या बातें कही हैं? ठीक है, एक पिटिशन सुन रही थी दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, द कोर्ट वाइल हियरिंग अ पिटिशन आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला कि आप देखिए, हमें लाके ना एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कीजिए और एक एक्शन प्लान भी, कि क्या है स्ट्रक्चरल सेफ्टी है हमारे बिल्डिंग्स की दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली आप जानते हैं नेशनल कैपिटल भी है, एंड इट्स ऑफ कोर्स अ वेरी, और साथ ही में सीजमिकली प्रोन रीजन भी है दिल्ली। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड टेल अस क्या, मतलब कुछ है आपके मास्टर प्लान में कुछ इस तरह का इंक्लूडेड, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस देती हैं वो, कम एंड टेल अस अबाउट इट। अब देखिए, while the concerns of the court are pertinent, of course ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के कंसर्न्स है वो पर्टिनेंट हैं, काफ़ी रेलेवेंट हैं और हमारी अर्जेंट अटेंशन को डिमांड करते हैं, पर हम डेफिनेटली जुडिशरी पे नहीं रिलाई कर सकते कि वो हमें हमारी सिटीज़ को वेल प्रिपेयर्ड बना दें एक अर्थक्वेक के लिए। ना ही हम स्टेट गवर्नमेंट से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद लिमिटेड कैपेसिटी ऑडिट, विद दे ऑडिट बिल्डिंग्स ऑफ क्योंकि बहुत ही कम स्टाफ होगा। ठीक है, कुछ हफ्तों में ही आप सारी बिल्डिंग्स की सेफ्टी कैसी है वो करके ऑडिट सबमिट कर दें, वो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे भी थोड़ा फीजिबल नहीं है। देखिए, इंडियन लैंड मास का नियरली 58% इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स एंड कंसर्न्स दैट हैव बीन रेज्ड बाय द कोर्ट नीड अ पॉलिसी रिस्पॉन्स इंस्टेड। तो हमें एक पॉलिसी रिस्पॉन्स की, फुल फ्लेज्ड पॉलिसी रिस्पॉन्स की जरूरत है अर्थक्वेक्स के प्रति या अगेंस्ट। अभी क्या है, इंडिया की जो पॉलिसी है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस पे, इट ऑपरेट्स प्राइमरली एट द स्केल ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल्स। हम स्ट्रक्चरल डिटेल्स पे फोकस्ड है हमारी पॉलिसी। ठीक है, जैसे हम नेशनल बिल्डिंग कोड्स कहते हैं कि अर्थक्वेक रेजिलेंट और ये सब ग्रीन एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, फिर उसके बाद हम मेंबर और भी देखते हैं कि कॉलम्स कैसे होने चाहिए, बीम्स और सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने वाला मटेरियल सही होना चाहिए। इस तरह के नेशनल बिल्डिंग कोड्स में स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, साइंटिफिकली साउंड, यस, आप कहेंगे इससे ज़्यादा चाहिए क्या अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पर अगर हम देखें तो एक मायोपिक व्यू है, छोटा व्यू है। अगर हमें बिल्कुल ऊपर से आप पूरे सिचुएशन को देखेंगे तो हमें एक ब्रॉडर इसका पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने अभी देखा, सिर्फ स्ट्रक्चरल डिटेल्स पे फोकस करना,
पहला तो ये इग्नोर कर देता है उन बिल्डिंग्स को जो इन कोड्स के आने से पहले यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे ये कोड फर्स्ट टाइम जब पब्लिश हुआ वो 1962 था, तो उससे पहले की बिल्डिंग्स। और आप जानते हैं हमारी बहुत सारी सिटीज़ में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो 1962 से बहुत पहले की बनी हुई है, ठीक है। तो उनका क्या होगा, उन पे तो ये कोड अप्लाई नहीं होता, उन पे तो स्ट्रक्चरल जो आपने गाइडलाइन सीखी है वो उस तरह का मटेरियल, उस तरह के सब कुछ अप्लाई नहीं हुआ। सेकेंड, इट अज्यूम्स इनफॉलोबिलिटी इन द प्रोसेसेस ऑफ एनफोर्समेंट रिलाइंग ओनली ऑन पीनलाइजेशन एंड इलीगैलिटीज। तो सेकेंड ये है कि सिर्फ आपने पीनलाइज किया है कि आप नहीं फॉलो करते तो आपका चलान कटेगा, सिर्फ इतनी सी बात है, ये इलीगल है, ये लीगल है। थर्ड, इट ट्रीट्स अर्थक्वेक्स एज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेशनल बिल्डिंग कोड क्या है, एक बिल्डिंग को देखते हैं, ठीक है, आपकी बिल्डिंग सही नहीं है तो चलान भरिए, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं अर्थक्वेक एक इंडिविजुअल बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जो बिल्डिंग्स है दे डोंट एग्जिस्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम द अर्बन कॉन्टेक्स्ट। आसपास क्या है सब कुछ, अभी आपको पता चलेगा कैसे। अब ये जो बिल्डिंग्स हैं ये क्लस्टर्स में एग्जिस्ट करती हैं, तो एक अर्थक्वेक होता है तो इट बिहेव्स एज अ सिस्टम, एवरी बिल्डिंग बिहेव्स एज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। तो एक कोलैप्स हुआ, वो बिल्डिंग सही नहीं थी, ठीक है, हमने मान लिया उसने सारी सेफ्टी रेगुलेशन और बिल्डिंग कोड को नहीं फॉलो करता था, वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, तो कोलैप्स होकर किसी आसपास वाली बिल्डिंग पे गिरेगी ना, तो वो अर्थक्वेक, उसने सारे रेजिलियंस वाले मेजर्स फॉलो किए थे लेकिन उस पर गिरे, तो आपने क्या किया, उनको भी डिस्टर्ब कर दिया, फिर आपने जो पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया, जो इवैक्यूएशन रूट्स थे वो भी ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो जो बिल्डिंग्स बच सकती थी वो भी नहीं बची, जो इवैक्यूएशन रूट्स बच सकते थे वो भी नहीं बचे। तो जो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस है इसको हमें बेसिकली दो स्तर पे देखना है, ठीक है, बिल्डिंग डिटेल्स भी देखनी ही है, दैट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, लेकिन हमें सिटीज के लेवल पे भी देखना है कि सिटी प्लानिंग किस स्तर पे है, किस तरह की है, क्योंकि सिटी बिहेव्स एज अ सिस्टम व्हेन अर्थक्वेक अराइजेस। Moreover, we must think about it in the realm of policy and not just legal enforcement. हमें इसको एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखना है, लीगल है, इलीगल है, ऑडिट सबमिट करो, इसको छोड़ के, ठीक है, पॉलिसी लेवल पे देखना बहुत जरूरी है एट द स्केल ऑफ बिल्डिंग डिटेल्स। अब ठीक है, पहला क्योंकि हमने कंपोनेंट बोला, दो कंपोनेंट्स है ना, बिल्डिंग के लेवल पे और दूसरा है सिटी के लेवल पे, तो पहला हम बिल्डिंग के लेवल पे देख लेते हैं हमें क्या करना है। We need to create a system of retrofitting existing structures. जो existing structures हैं उन्हीं को retrofitting हमें उनकी करने की बहुत ज़रूरी है ताकि वो seismically आप कह सकते हैं resilient बन सकें, ठीक है। और साथ ही में हमें seismic codes को भी और efficiency के साथ enforce करने की ज़रूरत है। ओके, ऑल्दो हम देख रहे हैं कि कुछ इधर उधर पैची फॉर्म में कुछ पॉलिटिकल टॉक्स चल रही हैं रेट्रोफिटिंग को लेके, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट करने की, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अभी तक नहीं है। तो अब हमें यहाँ से काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सच अ पॉलिसी शुड इंक्लूड, तो अगर हम कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है तो आप बता दीजिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है। तो ऑथर कहते हैं ओके मैं बता देता हूँ, आप सुनिए। तो पहला पॉइंट है टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ टैक्स बेस्ड और डेवलपमेंट राइट्स बेस्ड incentives for retrofitting one's buildings up to seismic codes। मतलब अगर आप जो एक बेंचमार्क है वहां तक आप खुद की बिल्डिंग्स को की रेट्रोफिटिंग करवा देते हैं तो आपको कुछ टैक्स रिबेट मिलेगी, जैसे इनकम टैक्स रिबेट। ओके, तो आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा नज करता है ये लोगों को, इस तरह का जो भी चीज पॉकेट पे असर डालती है ना, या कुछ कहीं से फ्री का मिल रहा हो, कुछ रिबेट मिल रहा हो, एवरीबडी लव्स दिस। आप सोच भी नहीं सकते कितना इफेक्टिव हो सकता है ये। सच अ सिस्टम ऑफ इंसेंटिव्स विल एनेबल अ ग्रोथ, और साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जब रेट्रोफिटिंग होगा, आप इस लेवल तक सीजमिक कोड तक अपने उसको रेट्रोफिट करवाएंगे तो फिर साथ में आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। ये पूरी इंडस्ट्री कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन करवाएगा, रेट्रोफिटिंग की खुद की एक इंडस्ट्री बन जाएगी रेट्रोफिटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। कितने सारे वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, कंपीटेंट ऑर्गेनाइजेशंस उभरती हुई दिखेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और जो ऑलरेडी अनरिकॉग्नाइज्ड एक एरिया है उनको रिकॉग्निशन मिलेगी इन तरह के प्रोफेशनल्स को। सेकंड, बाय इंश्योरिंग, अब सेकंड क्या होगा हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का पार्ट, by ensuring better enforcement of seismic codes through a similar model। तो ये जो seismic codes है इनका
एनफोर्समेंट भी आप इसी तरह के मॉडल, कुछ इंसेंटिव्स देके इनको एनफोर्स भी कीजिए, स्टेप फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन। तो एक स्टेप हम इस डायरेक्शन में लिया जा चुका है, नेशनल रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, आरबीआई बैंक्स को डायरेक्ट किया था आरबीआई ने कि देखिए आप उनको किसी भी उस तरह की बिल्डिंग एक्टिविटी को लोन मत दीजिए जो स्टैंडर्ड्स ऑफ अर्थक्वेक रेजिलिएंट डिजाइन को नहीं मीट करते। लेकिन यहाँ क्या है ना, आपने स्टिक, कैरेट एंड स्टिक समझते हैं ना, तो यहाँ पे आपने स्टिक वाला कंपोनेंट तो आप ले आए कि आपने थ्रेटन कर दिया कि हम लोन ही नहीं देंगे, लेकिन कैरेट्स है ना, इट वर्क्स इवन बेटर देन दिस, यानी कि उन्हें लोभ दीजिए कि आपको टैक्स रिबेट मिलेगी, इट वुड वर्क इवन बेटर। ओके, तो यहाँ पे नेशनल रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम जो है 2014 का, यहाँ पे स्टिक्स आर देयर, carrots are not there. Of course, sticks, let the sticks remain, but bring the carrots also. Okay. केसेस लाइक दैट अब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको चिली का भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, जापान का भी एग्जाम्पल देख चुके हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट में सारी स्टेट्स कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कितने फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनके वहाँ पे घर इस तरह के बने हुए हैं। हम हॉलो ब्रिक्स देख रहे हैं कि अगर एक कोलैप्स होता भी है एक घर का, एक बिल्डिंग का, तो हॉलो ब्रिक्स हैं, उससे लोग मरेंगे नहीं, बहुत आसानी से रेस्क्यू हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट का जो वेट है वो खत्म हो गया ना, ऑलमोस्ट कम हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, पर सबसे फैंटास्टिक यहाँ पे केस स्टडीज विद डेटा जापान और सैन फ्रांसिस्को का है। ओके, तो जापान ने बहुत ही हेविली इन्वेस्ट किया हुआ है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में टू मिटिगेट द डैमेज फ्रॉम फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स दैट इट एक्सपीरियंसेस। वहाँ की जो स्काई स्क्रेपर्स हैं, दे आर बिल्ट विद काउंटर वेट्स एंड अदर हाई टेक प्रोविजंस टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेमर्स। स्मॉल हाउसेज आर बिल्ट ऑन फ्लेक्सिबल फाउंडेशंस एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेटेड ट्रिगर्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। जैसे ही ट्रिगर हुआ अर्थक्वेक, पता चल गया सारी जितनी भी पावर, गैस, वाटर लाइन्स हैं, दे वुड बी कट, ताकि और इन्फ्लेमेट ना हो जाए सिचुएशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और इसके वजह से एक पूरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है अर्थक्वेक मिटिगेशन के आसपास, और कितना एक्सपर्टीज है वहां पे उस इंडस्ट्री में। ओके, तो ये चीज हमने जापान में देखी। अगर हम सैन फ्रांसिस्को का एग्जांपल देखें, आप जानते हैं 1906 में यहाँ पे एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक हुआ था, तो वहाँ पे उस समय हमने मोर देन 3000 डेथ्स देखी थी और काफ़ी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद सैन फ्रांसिस्को ने काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस किए, जैसे जापान ने किए, उसी तरह से पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे भी एक एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद एक मेजर अर्थक्वेक आया 1989 में, और वहाँ पे केवल 63 कैजुअलिटीज हुई। सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एट द स्केल ऑफ सिटीज। अब देखिए हमने बिल्डिंग लेवल पे सब कुछ देख लिया, रेट्रोफिटिंग, इंसेंटिव्स, कैरेट्स, स्टिक्स, नेशनल रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम 2014 डन। अब सेकंड लेवल पे आ जाते हैं, जो है एट द स्केल ऑफ सिटीज हमें क्या करना चाहिए। इट्स मोर कॉम्प्लेक्स या मोर मैसिव, मोर अनअटेंडेड। ये वाला जो फैक्टर है ना, उस पर अभी इतना ध्यान इतना बिल्कुल नहीं दिया गया है। खुद सोचिए, जो अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्राम्स हैं जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन, क्यों उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस की बात करता है? क्यों अर्बन पॉलिसी में अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस की कोई बात नहीं है स्मार्ट सिटीज मिशन में? क्यों आप पढ़ते नहीं है ये अपने करंट अफेयर्स में? क्योंकि है ही नहीं है, तो पढ़ेंगे कहाँ से? ठीक है, तो एक आपका सजेशन बन जाता है कि स्मार्ट सिटीज मिशन में अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस वाली चीज भी लेके आएंगे। ठीक है, तो खैर लेट्स रीड व्हाट इज रिटन हियर। एन अर्बन लेवल पॉलिसी शुड स्टार्ट विद सर्वेज एंड ऑडिट्स दैट कैन जनरेट अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी मैप्स। तो क्या करना है आपको? अर्बन लेवल पे पॉलिसी चाहिए तो सर्वेज कीजिए, ऑडिट्स कीजिए, ताकि हमें अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी पता चल जाए। अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी मैप्स बनाइए पहले तो, जो माइक्रोजोनेशन मैप्स और प्लान की हमने बात की थी, आपको याद होगा जब हमने जोशीमठ डिस्कस किया था, जो आपको पता करना बहुत जरूरी है। अब देखिए एक सिटी है, जरूरी नहीं है एक सिटी में सारी ही जगहें इक्वली वल्नरेबल होंगी अर्थक्वेक, नहीं, कहीं जगहें बहुत ज्यादा वल्नरेबल होंगी, कहीं कम वल्नरेबल होंगी। आप जैसे कि जोशीमठ में हुआ है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने जैसे बफर जोन ऐसे पूरा मैप करके पता किया है कि कुछ एरिया बहुत ही क्रिटिकल है, कोर एरिया हो गया वो, फिर आसपास वाला बफर है, फिर बिल्कुल आसपास वाला उसका एडजेसेंट क्या हो गया, वो बहुत सेफ जोन है। तो कोर, बफर, सेफ, ऐसे उन्होंने बना लिया। ठीक है, तो परमानेंटली कोर में तो कोशिश कीजिए कि कोई ना ही इस तरह की एक्टिविटीज हो जो डिजास्टर्स हो। फिर उसके बाद बफर में स्टिल वहाँ पे भी एडजेसेंट बिल्डिंग्स वगैरह और बहुत कुछ है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है बट लेस, लेकिन सेफ नहीं हो कंप्लीटली सेफ, तो वहाँ पे शिफ्ट करना और वहाँ पे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे भी किया जा सकता है। दिस शुड फॉलो 4 क्राइटेरिया। तो किस तरह का क्राइटेरिया होना चाहिए? ओके, फर्स्ट द परसेंटेज ऑफ वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स इन द एरिया। एरिया में
कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन से टिपिकल बिल्डिंग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। सेकेंड, द अवेलेबिलिटी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी रूट्स इवैक्यूएशन रूट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं इन से इंस्टेंसेस ऑफ डिजास्टर। ओके, एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम द नियरेस्ट ओपन ग्राउंड, और बेसिकली ये इन इवैक्यूएशन रूट्स का, क्योंकि ये तो रूट है ना, कहीं तो जाके इसे लीड करना है किसी ओपन एरिया में, कितना डिस्टेंस है, कितनी जल्दी हम वहां से इवैक्यूएशन करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। थर्ड, डेंसिटी ऑफ द अर्बन फैब्रिक, कितना वहां पे जो टाउन्स है पर्टिकुलर, वहां पे डेंसिटी कितनी है। फोर्थ, मतलब ऑफ कोर्स यू मैप इट, नो कि कितना डेंसिटी ऑफ पीपल है, किस तरह का वहाँ पे डेंसली बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। फोर्थ, लोकेशन ऑफ नियरेस्ट रिलीफ सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नियरेस्ट रिलीफ सर्विसेज है वो कितनी दूर है। ओके, एंड द एफिशिएंसी विद विच दीज सर्विसेज कैन रीच अफेक्टेड साइट्स, और कितनी जल्दी अगर कुछ ऐसा होता है दे कैन रीच योर फॉर हेल्प। ओके, इस तरह के मैप्स, जब आप इस तरह की मैपिंग कर लेंगे ना, फिर इन्फोर्समेंट करेंगे, है ना, इंसेंटिव्स देंगे, रिस्पॉन्स सेंटर्स, ये सब कुछ शुड बी डन। ओके, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है फ्लड जोन मैपिंग। ओके, इसी तरह से मैप किया गया है उसमें, और इट हैज प्रूवन टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल इन टर्म्स ऑफ टाइमली इवैक्यूएशन एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। लेट अस हाउएवर नॉट बी नाइव, लेकिन हम इतना ज़्यादा इनोसेंट नहीं हो सकते कि हमें यही नहीं पता कि ये वाली पॉलिसी ठीक है बहुत हद तक हेल्पफुल होगी, पर कहीं चीज़ों में यू नो हमें ये तो ऑफ कोर्स पता है कि कितना विजनरी, रैडिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच चाहिए, यानी कि फिर तो इलेक्शंस का एजेंडा भी यही हो जाना चाहिए कि वी विल वर्क फॉर दिस, पर ऐसा हो तो नहीं रहा है ना। हर चीज़ में दिस शुड बी अ वेरी सीरियस टॉक, एंड हमारे पार्ट पे बहुत ही इनोसेंस होगी अगर हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि सच में बहुत ही क्रिटिकल आप कह सकते हैं कि ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। अब क्यों, समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट, सम एरिया सच एज dense historic city centers will be beyond repair. They will require either surgical retrofitting or revised town planning schemes. अब देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं कुछ हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, मैं एग्जांपल लेती हूँ जो हमारे बहुत सारी राखी गढ़ी साइट, अब आप जानते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ मच डियर इज़ दैट पर्टिकुलर सिटी टू अस। ठीक है, तो हड़प्पन साइट्स में जो टाउन प्लानिंग या धोलावीरा और बहुत सारे ऐसे जिन जहाँ से हमें पता चलता है, लेकिन हमें पता है कि वी कैन नॉट रिपेयर इट, क्यों, और उसको सर्जिकल रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो पॉलिटिकल सुसाइडल हो जाएगा। कोई भी अगर आके एक पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम इसको रेट्रोफिट करेंगे, बिल्कुल टाउन प्लानिंग ये वाली कर देंगे जिससे जो अर्थक्वेक रेजिलेंट हो, तो वो जो हमारी धरोहर है फिर वो कहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जगहें हैं जो हमें नहीं पता कि इनका सोल्यूशन क्या होने वाला है। सेकंड, पीपल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस हैव बीन इन डिनायल। अब देखिए ये बात तो है ही, हम किसी भी चीज़ को, अर्थक्वेक को ही नहीं, हम किसी भी चीज़ को तब तक फेटल नहीं समझते जब तक सच में वो फेटल हो नहीं जाते। और बड़े सारे लोग, आपको जब पैंडेमिक आया, अरे कुछ नहीं है कोरोना वायरस, इट इज़ लाइक कोल्ड, इट इज़ नथिंग मोर देन दैट, एंड फिर उसके बाद सेकेंड वेव आई, तो जब हम पे नहीं बीतती ना तब तक हमें सामने वालों को ऐसे लगता है वो हमारे साथ नहीं हो सकता जो उसके साथ हुआ, वो किसी के साथ भी कुछ भी सकता है। ओके, तो इसीलिए इस डिनायल में रहना बहुत ही बुरी बात है। अब देखिए 2001 में जब भुज अर्थक्वेक आया था, तो गुजरात की सरकार ने इमीडिएटली बहुत सारी टाउन प्लानिंग स्कीम्स इम्प्लीमेंट की थी। दे वाइडेंड देयर रोड्स, दे क्रिएटेड रूट्स फॉर इवैक्यूएशन एंड रिलीफ वर्क। ओके, तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड कि उसके बाद ही हुआ है ना। ऐसी टर्किश गवर्नमेंट अभी भी वो देखिए टर्किश गवर्नमेंट में तो बहुत करप्शन है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि बहुत सारे करप्शन की वजह से इतना फेटल डिजास्टर हुआ है वहाँ पे। अर्थक्वेक आना अलग बात है, लेकिन जिस तरह का कैजुअलिटीज हम वहाँ पे देख रहे हैं वो रुक सकती थी अगर टर्की के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो ब्राइब्स ले लेके इंजीनियर्स से या फिर जो वहाँ के डीलर्स हैं उनको देश नहीं अलाउ करते कि आप ऐसी बिल्डिंग्स बना दो, पर ऐसा हुआ है। ओके, तो आप जानते हैं रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जिसने ये बताया कि जिस कंट्री में, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा करप्शन होता है वहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा फेटल होते हैं। डायरेक्ट लिंक। गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स ought to know better than act in a piecemeal, okay, ought to know better than, okay। अब देखिए अर्बन 20 क्या है, G20 है ना, G20 के मेंबर्स
वहाँ पे जितने भी अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर्स वगैरह मिलेंगे, जो भी उनके लेवल पे होते होंगे, इंडिया में तो यही होते हैं, और सेक्रेटरी भी होते होंगे, अर्बन सेक्रेटरी, तो वो मिलेंगे और सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेयर्स आएंगे बाहर की कंट्रीज़ के, G20 कंट्रीज़ के। तो हम, आप जानते हैं, प्रेसिडेंसी भी होल्ड कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस है ना अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस को लेके, उसे एक्सचेंज करें। रियली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि जापान और अमेरिका है ना, ये डेलीगेट भी इनका पार्ट है U20 का, है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड earthquake preparedness in our agenda and learn from them. It would be actually very helpful. The Delhi High Court's directions must act as a reminder that for the inclusion of an earthquake preparedness policy in urban renewable programs such as smart cities mission, जैसा कि हमने देखा था, okay? स्मार्ट सिटीज मिशन में भी एक ही एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ एम्फेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं, वो वीडियो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, वो पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में 2017 के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस किया है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस वीडियो में डिस्कस की है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स, जो भी उस तरह की डिस्कशन हमने उस समय पे की, उसमें हमने केस स्टडीज देखी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये देखा, एक बहुत ही डिटेल्ड लेवल पे डिस्कशन की थी। लिव इन रिलेशनशिप्स और सुसाइड, या लिव इन रिलेशनशिप्स और मर्डर्स, इज इट अगेंस्ट इंडियन कल्चर GS4 के परस्पेक्टिव से, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस रिसेंटली। तो उसी में एक और एलिमेंट यहाँ पे हमें ऐड होता हुआ दिख रहा है, इज देयर अ कॉमन डिनोमिनेटर बिटवीन श्रद्धा वालकर, मेघा टॉर्वी एंड निक्की यादव मर्डर्स। अब इन तीनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, ओके, जो हमारे दिमाग में फटाफट से आ जाती है, वो है लिव इन रिलेशनशिप्स, क्योंकि इनके जो मर्डरर्स थे तीनों के ही, वो उनके लिव इन पार्टनर्स थे, ओके। तो क्यों, मतलब लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन सच मर्डर्स आर रिपोर्टेड विद हेडलाइंस। अब देखिए यहाँ पे ना क्या है कि इंडियन एक्सप्रेस में ही आप देखते हैं, बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में हुआ, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे तो आप जानते हैं किस तरह का हेडलाइंस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्यूरिएटिंग, सेंसेशनलाइज करते हुए। तो इंडियन एक्सप्रेस में भी February 16 को यहाँ पे लिखा था, मैन किल्स लिव इन पार्टनर, हाइड्स बॉडी इन बॉक्स आफ्टर कॉलिंग स्क्रैप डीलर। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, मैन किल्स लिव इन पार्टनर, ठीक है। तो व्हेन सच मर्डर्स आर रिपोर्टेड विद हेडलाइंस दैट अंडरलाइन द टर्म लिव इन, however the choice of the victim to cohabitate with a partner appears to be, अब देखिए यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपने अंडरलाइन कर दिया, उसको बोल्ड लेटर्स में लिव इन लिख दिया, बाकी सारे सिंपल लेटर्स में है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ध्यान है वो केवल इस पे चला गया। एक्ट बुरा नहीं है, अरे मार दिया वो अलग बात है, पर लिव इन पार्टनर ने कैसे मारा, तो ये चीज, ठीक है। इनएडवर्टेंटली, ओके, फ्यू क्वेश्चंस आ रही है तो आप जानते हैं, फिर उसके बाद जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है विमेन के पार्ट पे, और फिर आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे और हर जगह कैसी चीज़ें फैलती हैं, उन लड़कियों के साथ यही होता है जो माँ बाप की नहीं सुनती। क्यों लड़कियों को इतना ज़्यादा लिव इन पार्टनर्स के साथ रहना है, एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो वेरी वेल, एंड आई मस्ट नॉट गेट इन टू दैट, ओके। तो ये इस बार के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लाइक मोस्ट थिंग्स, क्राइम्स टू अकर विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट है, वैसे ही जो क्राइम कुछ हो रहा है तो वह कॉन्टेक्स्ट में होता है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, यूजिंग द टर्म लिव इन हैज़ कॉनोटेशंस बियॉन्ड बीइंग अ न्यूट्रल डिस्क्रिप्टर। यहाँ पे लिव इन एक न्यूट्रल, वैसे देखिए कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। लिव इन शब्द लिखने में ये भी तो कहते हैं कि हस्बैंड किल्स वाइफ, हस्बैंड किल्ड वाइफ, ये भी तो आती है इस तरह की हेडलाइंस भी, तो कुछ डिस्क्रिप्शन है ये, तो आप कहेंगे इसमें क्या बुरा है। तो बात ये है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये ऑथर ऐसा कहती हैं, लिव इन से रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी है, वो न्यूट्रल वर्ड नहीं है लिव इन, जबकि लिव इन तो बोलना कुछ गलत बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप मैरिज के बिना अगर किसी के साथ रहने लग पड़ते हैं तो हमारे कल्चर के अगेंस्ट देखा जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए जो मिलता है, जो डिस्कशन है सो है, आप कितना अग्री करते हैं कितना डिसअग्री करते हैं इसमें हम नहीं जाएंगे, पर जो आपके पेपर के परस्पेक्टिव से पॉइंट्स मिलते हैं वो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप्स इज सीन एज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखा जाता है, तो इसीलिए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बुरा है, ये हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट सेट है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड एज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दैट हैज सीन, और रिसेंटली हमने सब लोग यही कहते हैं कि रिसेंटली वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो रहा है, तो उसका एक फॉल आउट ये भी है कि लिव इन रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, द टर्म लिव इन strengthens the incorrect perception that people in these relations are uniquely more frequently exposed to, okay, domestic violence। अब देखिए क्या है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस तो जो पेरेंटल लेवल पे भी होती है,
माँ बाप भी बहुत सारे बच्चों को बहुत मारते हैं, मैरिटल रेप भी होता है, वो भी तो डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट है। या फिर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को वो मारने वाला ज़्यादा, मतलब हस्बैंड वाइफ पे हम देखते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस तो ये लिव इन के बाहर भी हो रहा है ना। अच्छा, लिव इन में डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, पर शादी में कितनी भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्फर, ऐसा ऑथर कहती हैं। ओके, दस लेंडिंग अननेसेसरी एडिटोरियल एम्फेसिस, ये उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को लिखा है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेट ऑन इंडियन एक्सप्रेस का पार्ट। ये ह्यूमिलिटी का एग्जाम्पल है आपके GS4 के परस्पेक्टिव से, कि इन्होंने एक सेक्शन आता है यहाँ पे, डियर एडिटर आई डिसएग्री वाला, ठीक है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली आता है। तो अगर आप किसी भी तरह की हेडलाइन या किसी तरह के एडिटोरियल से डिसएग्री करते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है कि जब आप बहुत ही एम्फेसिस एक पर्टिकुलर डिटेल पे दे देते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उस इंसान को पकड़ के जेल करना और जो भी है दिक्कत वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिव इन पे इतना क्यों, और जो एक लड़की के साथ हुआ, जो एक इंसान के साथ हुआ, वो गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, सेकेंडरी फर्दर्स द स्टिग्मा एंड ऑफर, तो इससे स्टिग्मा क्या होता है और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है, ओके, एंड ऑफन डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द रियल इशू एट हैंड, द पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट इज टू प्रेजेंट एंड, अब देखिए इन्होंने ये सिखाते हुए इंडियन एक्सप्रेस को कहा है, जब आप एक रिपोर्ट लिखते हैं, कोई जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट है कोई रिपोर्ट लिख रहा है अगर न्यूज़पेपर में, तो आपको ऑब्जेक्टिवली लिखनी होती है, आप अपनी मॉरल जजमेंट्स क्यों उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और साथ ही में वही चीज़ जो आपकी हेडलाइन का टोन होना चाहिए, दैट शुड बी न्यूट्रल, दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव। अ प्राइमरी क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द रियल रिस्क, the live-in relationship or the unsafe partner irrespective of living situation। तो लिव इन रिलेशनशिप बुरी है कि वो इंसान गलत था और कि आप हेल्प सीक आउट नहीं कर पाए, अगर हम श्रद्धा वालकर के केस में देखें या और भी जितने भी कॉनोटेशंस थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये आप एंगल लिखेंगे कि रिपोर्टिंग सेंसेशनलाइजेशन ऑफ सच इश्यूज लिव इन रिलेशनशिप्स, राइट दिस डायमेंशन, ओके, दिस मिस एट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क टू कोहैबिटेशन रादर देन टू अब्यूसिव रिलेशन, अब्यूसिव रिलेशनशिप खराब है ना, रिलेशनशिप थोड़े ना खराब है ना, हर तरह का, ये इनका कहने का मतलब है। इट सिंपली डिस्प्लेसेस द more important issue. The purpose should be to encourage wider and deeper conversations towards creating and promoting healthy relationships. वो कैसे प्रमोट, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट है ना, इसीलिए इन्होंने इस तरह का एडिटोरियल लिखा है, ठीक है। न्यूज़ आइटम्स कैन इन्फ्लुएंस, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आप बहुत सारे आंसर्स में लिख सकते हैं, न्यूज़ पे, मीडिया पे, जो कल भी हमने एक रिपोर्ट देखी मीडिया पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, जो फाइन्स लगाए गए हैं न्यूज़ 18 के, आई थिंक एक किसी प्रोग्राम पे, ओके, और जी न्यूज़ के भी एक प्रोग्राम पे, तो उसमें कोड ऑफ एथिक्स की बात की गई है, जो आपने GS4 में पढ़ते हैं, तो अगर क्वेश्चन मीडिया पे आ जाए तो राइट अबाउट इट, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया। तो वैसे ही आज भी हम कुछ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो न्यूज़ आइटम्स है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं ऑडियंस की परसेप्शन। देखिए, हम सुनते, पढ़ते, लिखते, देखते, हर चीज़ उन्हीं के एंगल से हैं जो हमें दिखाया जाएगा, जो न्यूज़ जिस तरह से लिखी होती है, ठीक है। तो आप इसीलिए ऑब्जेक्टिव वे में लिखिए, रिपीटेटिवली एंड prominently headlining that the couple was in a living relationship could lead to polarizing and negative attitudes। आप जानते हैं एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, बिहेवियरल कंपोनेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट, ये सब कुछ आपके GS4 का पार्ट है, ओके। तो अगर आ जाए व्हाई देयर इज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लिव इन रिलेशनशिप्स, व्हाट वुड यू राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट अबाउट एटीट्यूड, व्हाट इज एन एटीट्यूड, व्हाट इज अ नेगेटिव एटीट्यूड, व्हाई लिव इन रिलेशनशिप, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, दिस दैट, न्यूज़ मीडिया आइटम्स हेडलाइनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स तो हमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल से मिल गए, ठीक है। तो एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फैमिलीज टू रिस्ट्रेन, तो इससे क्या होता है कि फिर और जो माँ बाप हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पेशली अपनी डॉटर्स को, फिर वो मना करते हैं कि नो, देखा था उसके साथ क्या हुआ था, एंड दे बिकम स्कैर्ड ऑफ कोर्स एंड डिनाई देम एजेंसी, एंड तो फ्रीडम पे सबसे बड़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चोट लगती है। द पोटेंशियल डैमेज दैट दिस डज टू द विक्टिम असाइड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मोबिलिटी ऑफ वुमेन अक्रॉस द कंट्री, ओके, वही सारी चीज़ें कि आप बहुत सारी और चीज़ें, आपका सोशल अपलिफ्टमेंट रुक जाएगा, आपकी इंडिपेंडेंस रुक जाएगी, आप पहले नहीं बाहर निकल सकते कहीं कहीं स्पेसिफिक टाइम्स पे, अब और आपके बारे में सोचा जाएगा और आपको माँ बाप द्वारा मना किया जाएगा। इसमें कुछ माँ बाप को गलत नहीं कह रहे, ऐसी सोसाइटी है तो एग्जिस्ट करती है, डोंट थिंक कि हम उन पे कोई यहाँ पे टिप्पणी हो रही है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब भी हम अगर किसी इंसान को पेट्रियार्कल नहीं कह सकते, पेट्रियार्की तो है, बस पेट्रियार्की गलत है, पेट्रियार्कल माइंडसेट वाला इंसान नहीं, वो कुछ रीज़न होगा जिस वजह से वो वैसा है, उस पे देखिए,
ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टेट दैट ऑल द फैक्ट्स क्लियरली। ओके, हाउएवर इन रेपिटेशन ऑफ वन फैक्ट, तो वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एक ही फैक्ट को, जैसे श्रद्धा वालकर के केस में, अब गूगल सर्च करेंगे ना तो गूगल सर्च में आ जाएगा व्हाट इज द रिलीजन ऑफ वो पूना वाला जो भी इस केस में थे। ठीक है, तो रिलीजियस आइडेंटिटी पे इतना ज़्यादा वो इतना एम्फेसिस देना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब हमें द हिंदू के आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। 2 ऑस्ट्रेलियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज टू एस्टैब्लिश कैंपसेस इन गिफ्ट सिटी, अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। 2 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं, डीकन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong। कहाँ पे? ये फर्स्ट फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने वाले हैं जो अपना कैंपस सेटअप करेंगे गिफ्ट सिटी में, गुजरात में। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मेड द अनाउंसमेंट ऑन वेंसडे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखिए, क्योंकि हमारा सपना है कि अगले 25 सालों में हमें क्या बनना है, हमें अचीव करना है डेवलप्ड कंट्रीज स्टेटस। तो एडुकेशन के बिना कहाँ से आप डेवलप्ड बन जाएंगे? ठीक है, तो ग्रोथ थोड़े ना देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है ना। डेवलपमेंट में तो एडुकेशन आती है, हेल्थ आती है, सोशल स्टेटस आता है, इक्वालिटी आती है, डेमोक्रेसी आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ओके, वाइब्रेंट जर्नी, तो देखिए यहाँ पे एडुकेशन मिनिस्टर ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अपनी जर्नी बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कैसे एडुकेशन पिछले 50 साल में क्या एडुकेशन की जर्नी रही है उनके कंट्री में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हाफ अ डेकेड अगो, तो मतलब जस्ट आप 5 साल पहले देख लीजिए, 18% ऑफ द चिल्ड्रन इन ऑस्ट्रेलिया फिनिश देयर हाई स्कूल। ओके, तो अब ये 90% वहाँ पे बच्चे, सिर्फ 5 सालों में ही 90% बच्चे वहाँ पे दे आर फिनिशिंग देयर हाई स्कूल। सिमिलरली ओनली 7% फिनिश्ड अ यूनिवर्सिटी डिग्री, पर अभी 1 in 2 पीपल वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री को फिनिश करते हैं। 12 years into the future under the, अब देखिए NEP और ये सब वगैरह लिख के आप अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। Very important, the article I was actually talking about, Press Council of India warns against publication of paid news by the print media। क्या होती है पेड न्यूज़ और कैसे पता चलता है? आपके अगर प्रीलिम्स में 6-7 स्टेटमेंट लिखी हो और आप कहेंगे और लिखा हो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सी इसमें से पेड न्यूज़ दिखती है, तो आप क्या कैसे आंसर मार्क करेंगे? ठीक है, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन वेंसडे एडवाइज द प्रिंट मीडिया टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट 2022 on paid news ड्यूरिंग द इलेक्शंस इन वेरियस स्टेट्स। अब क्योंकि 9 स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, तो उसके दौरान आप जर्नलिस्टिक कंडक्ट जो 2022 में लाई गई थी रेगुलेशंस गाइडलाइंस, उनको फॉलो करें। स्टेटिंग दैट न्यूज़पेपर शुड नॉट मिसकॉन्स्ट्रू और मिसकोट। सबसे पहली बात तो न्यूज़पेपर्स को क्या करना है, जो लीडर ने कहा है, किसी भी लीडर ने, उनके स्टेटमेंट को वर्बैटम लिखिए, जो उन्होंने कहा है कोट एंड कोट, खुद का मैनिपुलेशन करके इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके मत लिखिए। ओके, और साथ ही में कोटेड इन एडिटोरियल शुड प्रोजेक्ट द, ताकि जो उन्होंने बोला है वो उसकी वही स्पिरिट दिखे। अगर हिंदी में बोला तो इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, तो जानबूझ के वर्ड्स ऐसे चूज मत कीजिए जिससे भड़काऊ लगे, उन्होंने बोला भी नहीं है। ठीक है, तो कॉलम्स ऑफ न्यूज आइटम्स विच लार्जली इंडिकेट द नेम्स ऑफ वोटर्स ऑन कास्ट बेसिस and supporters of the candidate of a particular political party, such tenor and manner of presentation of news establish the report to be paid news। तो यानी कि कास्ट पे ये यहाँ से वोटर्स आएंगे ही आएंगे, अगर ऐसी हुआ है तो पेड न्यूज़ लगती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लिखा है, पॉलिटिकल न्यूज़ पब्लिश इन कंपीटिंग न्यूज़पेपर्स विद सिमिलर कंटेंट स्ट्रॉन्गली सजेस्ट रिपोर्ट्स टू बी पेड न्यूज़। यानी कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, बिल्कुल चेपो, यानी कि लीडर ने जो कहा है वो तो है ही, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी, एनालिसिस भी सेम, तो वो क्या है, पेड न्यूज़ है। तो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिया है कि यही लिखना है, सबने लिख दिया भाई। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। आपको कैसे पता चलता है पेड न्यूज़ है? 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिशिंग द सेम न्यूज़ आइटम, वही चीज़, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है, कॉपी पेस्ट। इट इज़ एविडेंट दैट सच न्यूज़ आइटम्स हैव बीन पब्लिश्ड फॉर कंसिडरेशन। The manner of representation of news item or a photograph that too in favor of a particular party or a candidate। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जिस तरह मतलब न्यूज़ को रिपोर्ट करना अलग चीज़ है, पर आप तो अपील करना मत शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर्स अपील कर रहे हैं कि वोट फॉर दिस कैंडिडेट और ऐसा,
इस तरह से सजेस्ट करते हुए अगर कोई आर्टिकल दिख रहा है तो वो पेड न्यूज़ है। इट सेड प्रोजेक्टिंग अ कैंडिडेट सक्सेस इन इलेक्शन, तो अभी इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन ही फाइल किया है कैंडिडेट ने और आपने पहले कह दिया सेट टू विन, है ना, तो इसका मतलब क्या है, पेड न्यूज़ है। ओके, रिपोर्ट्स ऑन कैंपेन मीटिंग एंड एंथुजियाज्म बिकॉज फिल्म स्टार्स, लेकिन हाँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ तो पेड न्यूज़ नहीं लगती होगी ना, तो एक ऑप्शन तो ऐसा भी होगा कोई, तो अगर कोई ऐसा रिपोर्टिंग हमें दिख रही है न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में जहाँ पे अगर कोई फिल्म स्टार या कोई ऐसा सेलिब्रिटी आए और उसकी वजह से वोटर्स बहुत एंथुजियास्टिक हैं, तो है ना, तो ऐसा कुछ रिपोर्टिंग हुई है तो वो पेड न्यूज़ नहीं होती। वाइल कवरिंग न्यूज़ ऑन इलेक्शन द न्यूज़पेपर्स आर एडवाइज टू इंश्योर बैलेंस, तो बैलेंस इंश्योर कीजिए अपने रिपोर्टिंग में, इंटरव्यू में कैंडिडेट्स के। ओके, तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, न्यूज़पेपर्स आर फ्री टू मेक एन ऑनेस्ट असेसमेंट, तो अब आगे कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि यूके में अभी पार्लियामेंट में क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस और ये सब वगैरह भी दोबारा आ रहा है, और साथ ही में जो बीबीसी पे सर्वेज हुए हैं बीबीसी की प्रमाइसेस पे, तो वहाँ की ऑपोजिशन ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया था कि आपने इंडियन गवर्नमेंट से आप टच में हैं, आप सरकार में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बीबीसी को हम डिफेंड करते हैं, वो हमारा डिग्निटी का एक सिंबॉलिक पार्ट है, तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, क्या किस तरह की टैक्स हरासमेंट और हरासमेंट बीबीसी की इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं। वहाँ के ऑपोजिशन ने यूके गवर्नमेंट से पूछना शुरू कर दिया था, तो अब अगर यूके गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव भारत में आया है G20 की कोई मीटिंग अटेंड करने और वो ये बात ना बोले, तो आपको ऐसा नहीं लगता वो पॉलिटिकली गलत हो जाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ हुई है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली, उन्होंने इशू रेज किया है इनकम टैक्स सर्वे जो हुआ था बीबीसी के न्यू दिल्ली और मुंबई ऑफिस में। ये कहाँ उन्होंने रेज किया इशू, जो बायलेटरल टॉक्स हुए हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ हमें सोर्सेस के माध्यम से पता चलता है कि उनको फर्मली बोल दिया गया था क्लेवरली को कि देखिए जो भी एंटिटी भारत में ऑपरेट करती है, जो भारत के रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन है उनके साथ तो उनको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ये आप क्यों उठा रहे हो इस मुद्दे को। एंड टोल्ड दी EAM, अब देखिए यहाँ पे वॉज इंडिपेंडेंट, और साथ ही में क्लेवरली ने ये भी कहा है ANI को, मतलब कि जो बीबीसी है वो इंडिपेंडेंट है एंड दे आर सेपरेट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, ब्रिटिश पॉलिटिशियंस आप जानते हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ब्रिटिशर्स जो हैं वहाँ के MPs हैं, उन्होंने काफ़ी गुस्सा दिखाया है जो रेड्स अभी हमने देखी हैं। Okay, and question the UK government on its engagement with the Indian government on the issue. Mr. Cleverly is here for Thursday's G20 foreign ministers meeting. यहाँ पे वो इसलिए है, रसीना डायलॉग में भी पार्ट लेंगे। Okay, the UK foreign secretary also announced on Wednesday, बहुत important आपके लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक जैसा कि मैं बहुत बार आपको कह चुकी हूँ, ये कॉन्सेप्ट वाइडन ही होता जा रहा है ना। फ्रांस इज टॉकिंग अबाउट इट, फ्रांस तो खुद को पार्ट मानता है ना इंडो पैसिफिक का, सो फ्रांस क्वाड तो है ही था पहले से ही, फिर उसके बाद अब यूके इज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक। उससे पता चलता है कि इन्होंने टेक इनवॉय, उन्होंने कहा है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में अपना एक टेक इनवॉय भेजेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने टेक इनवॉय अपना केवल और केवल यूएस में भेजा है, वो भी 2020 में। उसके बाद इंडो पैसिफिक, वो भी इंडिया में ही आएगा ऑफ कोर्स। तो इंडो पैसिफिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूएस के बाद इनका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही इंडो पैसिफिक है, तो टेक एनवॉय आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही हमने क्या देखा है, कनाडा हैज कम अप विद एन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, सो NATO is talking about Indo Pacific, everybody wants to be a part of Indo Pacific, so you know the relevance it has gotten. Okay, इंडिया इज़ ऑल्सो एन इमर्जिंग ग्लोबल, अब इन्होंने तारीफ की है इंडिया की कुछ, इन्होंने कहा है कि इंडिया एक इमर्जिंग ग्लोबल लीडर है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भी, और बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में दोनों मिलकर कोलैबोरेट करें। ओके, तो इसीलिए हम अपना फर्स्ट टेक इनवॉय इस रीजन में भेज रहे हैं टू मैक्सिमाइज द टेक एक्सपर्टीज ऑफ बोथ द कंट्रीज। ओके, ऑन द एजेंडा ऑफ वेंसडे यूके, अब देखिए इंडिया यूके बायलेटरल मीटिंग जो होने वाली है, ओके अच्छा, जो हुई है बेसिकली उसमें जो 2030 का रोड मैप था फॉर डीपनिंग बायलेटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, वो भी एजेंडा पे था। इट वाज आल्सो इनटू टॉक्स। इंडिया एंड द यूके आर वर्किंग, अब आप जानते हैं FTA, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, FTA की नेगोशिएशंस चल रही हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस दिवाली तक साइन हो जानी थी पर नहीं हो पाई, तो उसको भी हमें स्पीड अप करना है। और साथ ही में अभी भी जानते हैं कि यंग प्रोफेशनल्स स्कीम जो है वो भी चालू की गई है, जिसके तहत क्या है, ऋषि सोनक ने जैसे इसको अनाउंस किया था
कि जो 3000 इंडियंस हैं और 3000 ब्रिटन्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के 3000 लोग वहाँ 2 साल तक रह सकते हैं और वहाँ के 3000 लोग यहाँ पे आके, मतलब आपको बस डिग्री होनी चाहिए, कोई ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया ये है। आप काम के लिए आ सकते हैं, आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं, ऑफकोर्स मोस्टली काम के लिए आते हैं और आप वहाँ जाके एम्प्लॉयमेंट ढूंढ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब पर्सपेक्टिव से ही जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया Russia are consistent opponents of illegitimate unilateral sanctions. Lavrov, very important, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ यहाँ पे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया एंड रशिया आर कंसिस्टेंट ओपोनेंट्स ऑफ इलेजिटिमेट यूनिलैटरल सैंक्शंस। तो इससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि सार्गे लेवरोव जो हैं, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो किस पे हिंट कर रहे हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज ने यूनिलैटरली सैंक्शंस लगाई हैं पुतिन पे, बाकी उनके पॉलिसी मेकर्स पे और साथ ही में रशिया पे भी एज अ होल। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया और रशिया हमेशा से ही इन तरह के यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ रहे हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से कि उन्होंने रिकलेक्ट किया, मिस्टर लैवरोव ने, कि कैसे लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के बीच में जो बॉनहोमी थी, ठीक है। तो लियो टॉल्स्टॉय आप जानते हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं, रशियन राइटर थे ये, और किस तरह का इम्पैक्ट महात्मा गांधी पे इन्होंने छोड़ा था। आप जानते हैं इनकी एक बुक थी लियो टॉल्स्टॉय की, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, है ना, और एक ऐसे था क्रिश्चियनिटी एंड पेट्रियोटिज्म, ये आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे जो बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सर्वोदया का कॉन्सेप्ट यहाँ से महात्मा गांधी इंस्पायर हुए थे। नॉन वायलेंस महात्मा गांधी, देखिए जब आपसे अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आए कि कौन कौन सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी पे, तो एक तो उनकी मदर थी, जैनिज्म था, क्योंकि नॉन वायलेंस उन्होंने अपनी मदर, जैनिज्म और लियो टॉल्स्टॉय से लियो टॉल्स्टॉय एक थे, ठीक है। तो ये आपको ये जो बेसिक, और ऑफ कोर्स भगवद गीता तो थी, तो ये इन्फ्लुएंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही में लियो टॉल्स्टॉय का जो कॉन्सेप्ट था, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस, इट इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वेरी डीपली, एंड यू नो दैट। तो इसको यहाँ पे इवोक किया गया है, विच ऑफ कोर्स इज ग्रेट। डिलीवरिंग अ स्पीच एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, मिस्टर लावरोव ने यही बोला है कि पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर हम चाहते हैं। पॉलीसेंट्रिक मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं, मल्टीपोलैरिटी ना बोल के इन्होंने पॉलीसेंट्रिज्म को बोला है, ठीक है। तो अहेड ऑफ, तो मतलब उन्होंने कहा है कि रशिया भी एक पावर है, मिस्टर यूएस यूनिपोलैरिटी, यूनिसेंट्रिसिटी ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचते हैं। अहेड ऑफ मिस्टर लैवरोव्स अराइवल, द रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेड ही वुड टेक अप द सस्पेक्टेड। तो देखिए हम बेसिकली G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग पे क्या क्या देखने वाले हैं, रशिया के पार्ट पे, जो अभी क्योंकि यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज के डोमेन में आता था, जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का सैबोटेज हुआ, जिसमें से मीथेन बबल्स निकलते रहे काफ़ी देर तक, और हमें बहुत सारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वो यूएस ने करवाया था, क्योंकि यूएस ये चाहता था कि जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जब तक बहुत ज़्यादा निर्भर रहेंगी रशिया पे, तब तक वो उन पे सैंक्शंस ही लगाएंगी और तब तक वो यूक्रेन के पीछे अपना फुल फ्लैश तरीके से सपोर्ट नहीं डालेंगी। तो इसीलिए उन्होंने उस स्ट्रीम को ही सैबोटेज कर दिया था कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो अब कौन सा डिपेंडेंस रशिया पे, खत्म बात। तो अब फुल फ्लैश हम देख रहे हैं, लेपर्ड टैंक्स जा रहे हैं, ब्राह्म्स टैंक्स जा रहे हैं, पोलैंड इज टॉकिंग इनको ये टैंक्स दे दो, वो कह रहे हैं हम फाइटर टैंक्स दे देंगे, फाइटर जेट्स दे देंगे। तो यू नो व्हाट द थिंग इज अबाउट। Okay, we are united by a firm commitment to building a more just and democratic polycentric world order. Moscow and New Delhi are consistent opponents of neo-colonial practices as illegitimate unilateral sanctions, threats, blackmail. Okay, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। वी आर सेट टू क्लियरली स्टेट रशियाज असेसमेंट, तो वही चीज़ कि रशिया की क्या असेसमेंट है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने रशिया की असेसमेंट बतानी है इस वॉर को लेके, वो रखेंगे वो इस मीटिंग में। साथ ही में करंट सिक्योरिटी सिचुएशन में उनकी क्या असेसमेंट है, एनर्जी एंड फूड सिचुएशन पे क्या उनकी असेसमेंट है। देखिए बहुत सेंसिटिव इशूज़ हैं इंडिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, इसीलिए ये इन पॉइंट्स को रखेंगे, ठीक है। और साथ ही में जो अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, इलीगली इनका कहना है कि जब्त कर लिया गया था रशिया के ह्यूमैनिटेरियन फर्टिलाइजर शिपमेंट्स को, जो अफ्रीकन और अदर नीडी कंट्रीज तक फर्टिलाइजर जा रहे थे। मतलब आप अगेंस्ट है ना, यू आर अगेंस्ट द अपलिफ्टमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ, इज दैट व्हाट यू मीन। तो आप समझ रहे हैं ये जो हमारी रॉ नर्व है ना, उसको पकड़ना जानते हैं। रशिया रीइटरेटेड सपोर्ट फॉर द इंडियन प्रेसिडेंसी, साथ में उन्होंने हमारी प्रेसिडेंसी को सपोर्ट दिखाया है, ओके। और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं।
Anti-defection law applies even if a faction splits from a party, Supreme Court as Sena hearing at Sena hearing. तो देखिए अब आप जानते हैं अभी रिसेंटली ये जो केसेस चल रहे हैं, इट इज़ अ बंच ऑफ महाराष्ट्र केसेस, महाराष्ट्र पॉलिटिकल केसेस. तो उसमें हमने रिसेंटली क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप तो वोट नहीं कर सकते फ्लोर टेस्ट में. जिस फ्लोर टेस्ट की नौबत ही आपकी वजह से आए, है ना, क्योंकि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन ही पेंडिंग है, तो उसी फ्लोर टेस्ट में आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता. अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द एंटाई डिफेक्शन लॉ applies even if a faction splits from a political party and manages to cobble up a majority within the party itself. ठीक है, तो आप पे अभी भी ADL अप्लाई होगा इवन दो आपने कहा कि मेजोरिटी तो हम है और शिवसेना की जो असल शिवसेना है वो हम है और उद्धव ठाकरे तो माइनॉरिटी में रह गए, है ना. तो ADL तो आप पे भी अप्लाई होगा ही चाहे आप मेजोरिटी क्यों ना हो. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन, अभी देखिए ना ये केस ना पूरा हो जाने दीजिए, अभी रिजर्व की जाएगी अपनी जजमेंट, तो फिर इसका इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल में सब कुछ आएगा, जब फाइनल वर्डिक्ट आएगी तो हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. A split does not postulate that people who are party to the split leave the party. The 10th schedule also operates when a group of persons, whether minority or majority, claim they belong to the same party. तो उनका कहना है कि असल शिवसेना हम है, तो फिर आप पे ADL लगेगा, है ना. आपकी डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन जो पेंडिंग है उस पर ऑफ कोर्स जांच पड़ताल होगी. वेदर अ फैक्शन वाज द मेजॉरिटी, मतलब ये आपके लिए प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. अगर एक स्टेटमेंट लिखी है कि मेजॉरिटी जो फैक्शन होता है उस पर ADL अप्लाई नहीं होता, सिर्फ माइनॉरिटी पे होता है, तो ऐसा नहीं है, दोनों पे देयर इज नो डिफरेंस, है ना. मिस्टर शिंदे फैक्शन हैड रिबेल्ड फ्रॉम ठाकरे, ये आप जानते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री. ठीक है, अज्यूम फॉर अ मोमेंट. अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, वही डिस्क्वालिफिकेशन, वही कहानी जो हमने कल डिस्कस की है. ड्रोन शॉट डाउन इन पंजाब had flown in China and Pakistan BSF. तो देखिए आप रिसेंटली जो खालिस्तानी इशू इमर्ज होते देख रहे हैं, उसमें हम जानते हैं कि कितने सारे ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान से जो ड्रग्स लेके आते हैं पंजाब बॉर्डर में, और बहुत सारी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी. तो ऐसा ही एक ड्रोन को शूट किया गया था 1 साल पहले. तो फिर जब शूट किया गया तो फिर उसकी डेब्रीज को लेके जाया गया, फोरेंसिक एनालिसिस किया गया, कहाँ से आ रहे हैं पता चला कि काफ़ी समय तक वो चाइना में होवर किया था, फिर काफ़ी समय तक वो पाकिस्तान में होवर किया था. तो मतलब पाकिस्तान एंड चाइना, इफ वी से सेफली अज्यूम, या अगर हम खुद की एक अजम्पशन यहाँ देखें तो हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं दे आर हैंड इन हैंड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. ओके, तो ये कहीं ना कहीं है हमारे अगेंस्ट, है ना, और इनका हाथ है हमारे यहाँ पे रिजर्वेशंस जो हम देख रहे हैं यहाँ, ड्रग इशू जो है उसमें. BSF said on Wednesday that the forensic analysis of a quadcopter drone shot down near the Pakistan border in Punjab last year showed a footprint in China and Pakistan. वही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं. Okay, this is also what we have discussed. The use of drones from across the border to smuggle arms, ammunition. This is also done. Okay, according to data compiled by BSF, since 2020, 2020 से लेके अभी तक 30 drones have been intercepted. ये तो वो हैं जिनको intercept कर दिया गया है पाकिस्तान बॉर्डर पे. ठीक है, barring 3 recoveries in Jammu. Okay, एंड राजस्थान 27 रोज. ओके, तो अगर हम जम्मू में थोड़े बहुत 1-2 केसेस जो हैं और बाकी राजस्थान में, इनको हटा के सब कुछ पंजाब से ही आ रहा है मोस्ट प्रॉबली. फिरोजपुर, अमृतसर, अबोर, गुरदासपुर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट द सिचुएशन इज वेरी सेंसिटिव. India asks G20 to extradite economic offenders fast. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए. इंडिया ने वेंसडे को G20 कंट्रीज को बोला है कि देखिए मल्टीलैटरल एक्शन की, इंटरनेशनल स्टेप्स की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है अगर हम फास्टर एक्सट्राडिशन चाहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का. अगर हम सच में रिकवरी ऑफ एसेट्स करना चाहते हैं, चाहे वो डोमेस्टिकली हो चाहे अब्रॉड हो, तो जो बहुत सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं एक इकोनॉमिक ऑफेंस कंडक्ट करके या फिर कुछ इस तरह का, और फिर विजय माल्या, नीरव मोदी स्कैम्स, है ना, ये सब कुछ आप जानते हैं उनके केस में, और वो वापस नहीं आते फिर. तो इसके लिए हमें कुछ मल्टीलैटरली करने की ज़रूरत है. ओके, चेयरिंग द फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप इन गुरुग्राम, इसको को चेयर कर रहा है इटली हमारे साथ. तो इसमें हमने कहा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैव बीन अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेनी, especially when the offenders flee from the jurisdiction of the country. ओके, तो फिर हम उनके खिलाफ कैसे प्रोसिक्यूशन चलाएं.
ओके, ऑल्दो हमारे पास एक स्पेशल लेजिस्लेशन हम लेके आए हैं जिसका नाम है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 का। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक्ट डिफाइन करता है, अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट लिखी हो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एज दिस विच इज रॉन्ग, बिकॉज 2018 का ये एक्ट डिफाइन करता है इस टर्म को। कैसे डिफाइन करता है? एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिया गया है इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर स्केड्यूल्ड ऑफेंस। ओके, एक कोर्ट ऑफ कोई भी कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, अब एनी कोर्ट लिखा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा। एनी कोर्ट ऑफ इंडिया जो कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करता है इंडिविजुअल के खिलाफ, ठीक है, और उसने कंट्री छोड़ दी है और वो इसलिए कंट्री छोड़ी ताकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को इवेड कर सके, उसे हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहते हैं। ओके, और द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अब्रॉड रिफ्यूजेस टू रिटर्न टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मिस्टर सिंह सेड द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैड ट्रांसफर्ड। अब देखिए क्या है ना, ये हमारे क्योंकि G20 का मकसद ही इकोनॉमी को डिस्कस करना है ना, तो अब ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनसे ये लोग लोन लिया होता है वो वापस करते हैं नहीं, उसका फ्रॉड करके चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी और दिक्कतें जो भी ये फ्रॉड करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फिनेंशियल हेल्थ नहीं खराब होगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इशू ही है बहुत बड़ा। ऑफकोर्स इकोनॉमिक इशू तो है ही, पर कितना क्रिटिकल इकोनॉमिक इशू है। इसीलिए इन मिस्टर सिंह ने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ट्रांसफर किए हैं एसेट्स वर्थ अबाउट $180 बिलियन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिन्होंने लॉसेस सफर किए ऑफ अराउंड $272 बिलियन फ्रॉम फंड्स फ्रॉम फ्रॉड्स कमिटेड बाय हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इसीलिए क्या होगा कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस की, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और टैक्स अथॉरिटीज जब ये रिकवर कर लेंगे डिफॉल्ट्स को, तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ है इन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वो सुधर जाएगी। ओके, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। लेट मी जस्ट चेक इफ समथिंग वाज लेफ्ट इन इंडियन एक्सप्रेस। और जी हाँ, चैनल पे अपलोड हो गया है कल, जो जैसे कम्युनिटी पोस्ट आपने देखा होगा, तो लास्ट जो पार्ट है वो अपलोड हो गया है इकोनॉमिक सर्वे का। प्लीज डू go and watch that video. All right, and yes, thank you so much. Please like the video.